बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जिस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि बात माफ़ी तलाफ़ी तक आन पहुँची है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद माफ़ी से भी बात नहीं बनेगी। तो ये क्या मामला है, सबसे पहले तो इस ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनके हेडलाइंस, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, फिर उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उनकी तफ़सीलात पर भी आप चाहने वालों के साथ व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन खैरखाओं की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर नाज़रीन के बात माफ़ी तलाफ़ी तक आन पहुँची, लेकिन सवाल ये है कि निकले तो थे आज़ादी हासिल करने, लेकिन फिर बात माफ़ी तलाफ़ी तक कैसे आन पहुँची। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहूँ या तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी बात आपके सामने रखूँ, यानी साबिक़ वाली या मौजूदा वाली। लेकिन चले नाम लेकर ख़बर आपके सामने रखते हैं। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, उस पर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। आज इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट केस की कार्रवाई का आगाज़ किया। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं 2 मरतबा पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ, फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जब माफ़ी मांग ली जाती है तो मामला ख़त्म हो जाता है। ये जब बात नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के बेंच ने, उन रिमार्क्स से मुझे सुप्रीम कोर्ट की वो पॉलिसी याद आ जाती है या सुप्रीम कोर्ट का वो दौर याद आ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट केस का मुकदमा जस्टिस खोसा साहब की अदालत में चल रहा था। निहाल हाशमी माफ़ी नहीं मांग रहा था, लेकिन बेंच की तरफ से कहा गया कि माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांगने से क्या होता है, माफ़ी मांगना तो बड़ेपन का सबूत होता है। तो निहाल हाशमी ने जजेस के कहने पे, वकला के कहने पे अदालत से माफ़ी मांग ली। और माफ़ी मांगने के बाद यह हुआ कि खोसा साहब ने जो जजमेंट लिखा निहाल हाशमी की माफ़ी के बाद कि ये तो हाशमी ने जो कंटेम्प्ट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये गैर मशरूत माफ़ी मांग के निहाल हाशमी ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। यानी जिस जुर्म का इर्तिकाब किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ी मांगने के बाद उस जुर्म का निहाल हाशमी ने चूँकि एतराफ़ कर लिया, तो लिहाजा हम इसे 1 महीने के लिए जेल भेज रहे हैं। तो आज जब फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि माफ़ी तलाफ़ी के बाद मामला ख़त्म हो जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा कि अगर ऐसा है फिर तो रोज़ ये सब कुछ चलता रहेगा, यानी रोज़ कोई भी उठ के इलेक्शन कमीशन की तज़लील करेगा, तौहीन करेगा। इस पर नाज़रीन जब ये रिमार्क्स इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने दिए, तो फिर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चीफ साहब तो जा रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने जो चीफ साहब के जाने वाली बात की, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर आपने केस को क्या चलाना है, आप मेरा केस ख़त्म कर दें। और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि मुझे इस कंटेम्प्ट के केस में भी आना पड़ता है, मेरे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, मुझे मुल्क जो है वो उन केसेस में अदालतों में पेश होने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अब फवाद चौधरी साहब धक्कों की बात भी कर रहे हैं, अदालतों में मुकदमा फेस करने की बात भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने माफ़ी तलाफ़ी भी मांग रहे हैं। मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा है कि जो फवाद चौधरी साहब की जो माफ़ी है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट ने माजी में निहाल हाशमी के साथ किया वो कुछ फवाद चौधरी साहब के साथ भी होगा।
अब 10 दिसंबर तक इस केस की समाअत को तो मुलतवी तो कर दिया गया, लेकिन मैं जो बात आप देखने वालों के सामने रखने जा रहा हूँ कि जब आप बात आज़ादी की करते हैं, जब आप कहते हैं कि हम आज़ादी हासिल करने निकले हैं, तो फिर माफ़ी तलाफ़ी तो नहीं होती आज़ादी में। आज़ादी की जद्दोजहद में फिर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ नहीं होती। और फिर जब आपने सिस्टम के ख़िलाफ़ आपने मुज़ाहमत करनी है, आपने तहरीक चलानी है, तो फिर धक्के भी खाने पड़ते हैं। यानी ये कैसी आज़ादी है कि जिसमें आप कहते हैं कि धक्के भी ना खाने पड़ें और माफ़ियाँ भी मांगें, तो फिर ऐसे तो आज़ादी नहीं मिलती। फवाद चौधरी साहब से माजरत के साथ तो ऐसे आज़ादियाँ फिर नहीं मिला करती। दूसरी नाज़रीन जो खबर इलेक्शन कमीशन से, मतलब ये तो फवाद चौधरी साहब वाले मुकदमे की समाअत होगी, 2 और भी केसेस की समाअत हुई। मैं सिर्फ उनकी मुख्तसर डिटेल आपके सामने रखूँगा। सैफुल्लाह अबड़ो जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भेजा गया, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत का आगाज़ किया, तो अबड़ो साहब के वकील ने कहा कि ये तो डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस है ही नाकाबिल समाअत, इस पर तो कार्रवाई हो नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन की अदालत ने कहा कि जनाब, पहले आपको नोटिस किया गया है, उस नोटिस का जवाब तो दे दें, और नोटिस के जवाब के साथ आपको लगता है कि ये रेफरेंस आपके जो कैंडिडेचर के ख़िलाफ़, आपकी क्वालिफ़िकेशन के ख़िलाफ़ जो भेजा गया है, आप समझते हैं कि नाकाबिल समाअत है, तो वो एतराज़ भी आप तहरीरी तौर पे दाखिल कर दें। यानी इलेक्शन कमीशन ने सैफुल्लाह अबड़ो साहब से कहा, जो कि PTI के सेनेटर हैं, कि हवाई बातें अदालत में नहीं होंगी, आप तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें। अभी जो बहुत सारे हमारे फ़िलासफ़र दोस्त कहते हैं कि अदालत ये कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं, बाहर 26वीं आईनी तरमीम हो रही है, तो ये इसलिए ही कहा जाता है कि पहले रिकॉर्ड के ऊपर तहरीरी तौर पे अदालत के रिकॉर्ड पे कुछ लेके आएँ, फिर अदालत उसके ऊपर बात करती है। क्योंकि अदालत के सामने जो केस होता है, अदालत उसी केस पे बात करती है। अदालत के सामने एक फरीक जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भेजा गया है, वो नाकाबिल समाअत रेफरेंस क्यों कह रहा है, उसका जवाब ही पेश नहीं किया गया, जवाब ही दाखिल नहीं किया गया, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। तो इस केस की समाअत को भी 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। यानी फवाद चौधरी साहब वाला केस 10 दिसंबर तक, सैफुल्लाह अबड़ो वाला केस जो है वो 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। तीसरा केस नाज़रीन, आदिल बज़ई, ये भी एक मुनफरिद करैक्टर हैं, मुनफरिद किरदार हैं। इनके खिलाफ नवाज शरीफ ने डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में भेजा था। आज इस केस में एक नई चीज़ सामने आई है। आदिल बज़ई के वकील ने अदालत से कहा, इलेक्शन कमीशन की अदालत से, वैसे इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, लेकिन बहरहाल गुज़ारिश सी बात है, हेयरिंग हो रही है तो हम उसको अदालत ही कहेंगे। आदिल बज़ई के वकील ने कहा कि जो बयान हल्फी नून लीग ने जमा करवाया कि मैंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है मेरे मौक्किल ने, वो जाली है। जिस पर नून लीग के वकील ने कहा कि आज तक कभी उस बयान हल्फी को आदिल बज़ई ने किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया। क्या उस बयान हल्फी पे लगा जो अंगूठा, जो सिग्नेचर है, वो जाली है? और फिर नून लीग के वकील ने कहा कि इसने बयान हल्फी आदिल बज़ई ने 18 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो रहे हैं, और आदिल बज़ई ने पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाके पार्टी की जो लेजिस्लेशन थी उस पर वोट नहीं किया। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो डिस्क्वालिफिकेशन का, इनराफ़ करने का, मुनरफ़ होने का जो रेफरेंस है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको एक्सेप्ट किया जाए। आदिल बज़ई के वकील ने कहा कि आप फरांज़िक करवा लें। आदिल बज़ई के वकील ने दूसरी बात ये की कि मैंने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की थी, मैंने तो नून लीग में शमूलियत अख्तियार नहीं की, तो दोनों एफिडेविट का आप जो है वो फरांज़िक करवा लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स मेरे ख़्याल से आदिल बज़ई के लिए किसी ख़तरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम तो जाएंगे उस रिकॉर्ड पे जो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है और जो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पर मौजूद है, उस रिकॉर्ड के अलावा हम किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे। तो आज आदिल बज़ई साहब रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से बरकरार रहेंगे या इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई करेगा? इस मामले पर जो रेफरेंस भेजा गया था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, जो कि एक्चुअली रेफरेंस नवाज शरीफ ने भेजा था, स्पीकर ने तो एक डाकखाने का किरदार अदा किया था, इस रेफरेंस के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। अब देखते हैं ये फैसला कब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया जाता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब से जुड़ी जो चंद अहम खबरें हैं, अब उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं, जिसमें इमरान खान साहब से अडियाला में मुलाकात, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत लगी हुई थी तोशाखाना 2 केस में।
जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में। लेकिन आज इस दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत ना हो सकी और बग़ैर अदालती कार्रवाई के प्रोसीडिंग को 20 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि वजह क्या बनी? वजह नाज़रीन ये बनी कि जो प्रोसिक्यूटर हैं, FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक, वो दस्तयाब नहीं थे। उनकी दस्तयाबी की वजह से इमरान खान साहब की ज़मानत दरख्वास्त पर आज 20 नवंबर की तारीख पड़ गई, यानी 12 नवंबर 8 दिन के बाद अब 20 नवंबर को इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। लेकिन जो इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त थी ट्रायल कोर्ट में, तोशाखाना 2 केस में, ना सिर्फ इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त थी बल्कि बुशरा बीबी साहबा की भी बरियत की दरख्वास्त थी। जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने इस केस की समाअत करना थी। लेकिन इस केस में नाज़रीन आज हुआ ये है कि फ़ैसला जो महफूज किया गया था इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्तों पे, वो फ़ैसला आज नहीं सुनाया जा सका। इसकी 2 वजूहात नाज़रीन रिपोर्ट की गई हैं मीडिया पे। एक वजह तो ये बताई गई कि जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब दस्तयाब नहीं थे। दूसरी वजह जो आ रही है वो ये है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA उमैर मजीद मलिक साहब दस्तयाब नहीं थे। तो दूसरी वजह जो है वो दुरुस्त लगती है कि प्रोसिक्यूटर अगर हाई कोर्ट में मौजूद नहीं थे तो फिर वो ट्रायल कोर्ट में भी नहीं होंगे। कोई उनकी निजी कोई अर्जेंसी होगी, निजी कोई मसरूफियत होगी जिसकी वजह से वो नहीं पेश हो सके। लेकिन आज इस केस में फ़ैसला क्या होना है? आज अगर बरियत की दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं सुनाया गया इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे, बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त पे, लेकिन अल्टीमेटली इस पर फ़ैसला क्या होना है? फ़ैसला नाज़रीन जो मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं आपके साथ ख़बर नहीं शेयर कर रहा, वो ये है कि पहले भी जज साहब ने फ़ैसला किया था बरियत की दरख्वास्तों का, दोनों की, इमरान खान की भी और बुशरा बीबी साहबा की भी। और वो बरियत की दरख्वास्तें जज साहब ने, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जो जज हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने बरियत की दरख्वास्तें रद्द कर दी थी, गिरफ्तारी यानी उनकी बरकरार रखी थी। अब ये फ़ैसला जब चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत दरख्वास्तें खारिज होने का, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये दी कि ट्रायल कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्तें तो खारिज कर दी लेकिन वजूहात नहीं दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बरियत की दरख्वास्त में जो सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन बना है, जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल सेंट्रल अदालत को रिमांड किया है, इसमें वो बरियत की दरख्वास्त से खारिज होने वाला तो फ़ैसला बरकरार रहेगा। होगा ये कि अब जज साहब जो हैं बरियत की दरख्वास्तें खारिज करने के साथ रीज़निंग भी देंगे, वजूहात भी बताएंगे कि क्यों इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है कि बरियत भी हो जाए, लेकिन इसका इम्कान मुझे 1% भी नज़र नहीं आ रहा। ये मेरा सिर्फ गैस वर्क है, मैंने पहले कहा कि मैं ख़बर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पंजाब में कितने मुकदमात हैं? लाहौर हाई कोर्ट में आज इस केस की समाअत हुई और पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह बताया गया होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कि 54 मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। 21 मुकदमात लाहौर डिवीज़न में हैं, पिंडी में 19 मुकदमात हैं, शेखुपुरा में 7 मुकदमात हैं, फैसलाबाद और गुजरावाला में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा है। अब ये तो मुकदमात की डिटेल आ गई। अब मुलाकात की कहानी नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए रोज़ दरख्वास्तें तो दायर होती हैं कि खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जाती हैं। तो आज इमरान खान साहब के साथ 6 लोग मुलाकातें करेंगे अडियाला जेल में। उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शेख वकास साहब हैं, राजा नासिर अब्बास हैं, अहमद खान भच्चर साहब हैं। अब इतने लोग ये आज मंगल को बैठे हैं, मंगल के रोज़ 6 मुलाकातें होंगी और जुमेरात को फिर इमरान खान का मुलाकातियों के साथ मुलाकात का दिन होगा। तो 6 लोग तो आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन बात यह है, सवाल ये है कि ये PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का क्या मामला है? क्रैकडाउन का मामला नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और जो सवाबी में जलसा किया गया जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि हम जो एक बड़ी मजबूत और बड़ी सख्त, बड़ी शिद्दत वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने जा रहे हैं और हम वापस भी नहीं आएंगे और हम अपने घर वालों को कह के आएंगे कि अगर वापस नहीं आते तो हमारे आप जनाजे पढ़वा दें। यानी एक ऐसी एहतजाजी तहरीक, एक ऐसे लॉन्ग मार्च का ऐलान PTI करने जा रही है। इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि ऐलान मैं करूँगा, लॉन्ग मार्च की तारीख मैं दूँगा। अली मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि इमरान खान साहब रवा माह यानी नवंबर के महीने में ही एहतजाज की कॉल दे देंगे। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान साहब ये भी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हम D चौक पर पहुँचने की कॉल दें, हम मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी इमरान खान साहब दे सकते हैं। लेकिन नाज़रीन,
जिस शिद्दत के साथ PTI के लोग इस एहतजाज के हवाले से बात कर रहे हैं कि ऐसा एहतजाज होगा कि इमरान खान साहब को रिहा करवा के रहेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर वापसी नहीं होगी, तो इस पर नाज़रीन जो हुकूमती वज़ीर कह लें, मुशीर कह लें या नून लीग के सीनियर रहनुमा कह लें, राना सनाउल्लाह साहब, उनका स्टेटमेंट आया है कि जिस नौयत का इमरान खान साहब एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, अगर इस नौयत का एहतजाज किया गया तो फिर ये सुन लें, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फिर ये सुन लें कि फिर उस नौयत के एहतजाज का रास्ता रोकने के लिए जो इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, उनको उसी शिद्दत के साथ जो है इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन की इजाज़त दी जाएगी और खुली छुट्टी दी जाएगी कि इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें। तो ये भी वाज़े कर दिया है कि अगर आप आ रहे हैं, वो कहते हैं ना कश्तियाँ जला के जाना, तो कश्तियाँ जला के अगर PTI वाले आ रहे हैं और आखिरी एहतजाज की फ़ाइनल कॉल ये देने वाले हैं, तो हुकूमत भी तैयार है कि फिर इसको रोकने के लिए इस एहतजाज के रास्ते में या इस लॉन्ग मार्च के रास्ते में ज़ाहिर सी बात है कि ये तो फिर कन्फ्रंटेशन वाली सूरत पैदा होगी। तो हुकूमत कह रही है कि हम भी तैयार हैं, मुकम्मल इदारों को क्रैक डाउन की छुट्टी दी जाएगी। और फिर राना साहब ये भी कहते हैं कि जब इदारे क्रैक डाउन करेंगे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, फिर तहरीक इंसाफ रोए ना, फिर चीखे चलाए ना, फिर चीखों की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ये मामला नाज़रीन यहाँ तक जा पहुँचे हैं, यहाँ तक आन खड़े हुए हैं। अब काजी फैसल साहब की खबरें भी आ रही हैं कि उनको एक और बड़ा ओहदा मिलने का इम्कान है। अच्छा, ख़बर क्या दी जा रही है? आज न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, कुछ और चैनल्स ने, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, सोशल मीडिया पे भी रिपोर्ट किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि जनवरी 2025 में रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद काजी फैसल साहब को चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा मिलने का इम्कान है। अब नाज़रीन, खबरें चल रही हैं, खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं काजी फैसल साहब को एक और बड़ा आइनी ओहदा मिलने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा कम है चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस से। तो जो शख्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हुआ होगा वो क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा? और फिर काजी फैसल साहब की नेचर को देखते हुए, उनकी तबीयत का अंदाज़ा लगाते हुए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ऑफ़र जो है काजी फैसल साहब एक्सेप्ट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।